Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is functions of management in the subject of management. So आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में जो फंक्शंस हैं वो कैसे क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम आज देखेंगे. दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, डेट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेटिंग. तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि प्लानिंग क्या होता है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग? So planning can be defined as deciding in advance what to do, how to do, when to do and who will do it. प्लानिंग क्या होता है कि हमें ये चीज़ डिसाइड करना है, पहले से ही हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हम कैसे करेंगे, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु विल डू इट, और कौन ये काम करेगा. ओके, सो प्लानिंग के डेफिनेशन ये है. नेक्स्ट हम आते हैं कि वाई प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. हम प्लानिंग क्यों ज़रूरी है. तो टू रिड्यूस इफ़ेक्ट्स ऑफ अनसर्टनिटी, to find out the risk involved, to focus real objectives of work, to make the process more इकोनॉमिकल. इट मीन्स कि प्लानिंग इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज हमारा काम कहीं पे अटके नहीं, या फिर जो भी रिस्क उसमें है इन्वॉल्व है तो हमें पहले से ध्यान में हो कि हाँ ये काम करने से ये रिस्क आ सकता है, तो हम इसलिए हम प्लानिंग करते हैं बिकॉज हम उस रिस्क के लिए तैयार रहें. और दो चार पॉइंट से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्लानिंग क्यों ज़रूरी है. नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स. सो हम जो कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है. डैट इज़ कॉरपोरेट प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, मैनेजमेंट प्लान्स एंड ऑपरेशनल प्लान्स. दिस आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स. नेक्स्ट हम आते हैं हमारा प्लानिंग लूप सिस्टम. सो ये जो प्लान है वो कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लूप सिस्टम बना है, यहाँ पे प्लान, यहाँ पे जो राइट साइड है, वेरी राइट साइड ऑफ द फिगर, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग. तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लानिंग, मतलब हम पहले उधर प्लान कर रहे हैं और फिर यहाँ पे एरो इस साइड पे दिखा है, वो गया है इम्प्लीमेंट प्लान. दैट इज़ प्लान जो किए हमने, जो प्लान बनाया है उसे इम्प्लीमेंट करना. फिर मेजर रिजल्ट्स, फिर जो हमारे रिजल्ट्स आए, जो हमने जो प्लान करके जो एग्जीक्यूट किया है जिस काम के लिए, तो जो रिज़ल्ट आया है उसे हम नापेंगे, मतलब कितना कितना रिज़ल्ट आया है. एंड इवेल्युएट रिजल्ट्स प्लान इफ़ नेसेसरी. तो हमारा जो पहले अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने बिना प्लान के कोई काम किया है और फिर उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये काम रॉन्ग हो रहा है, तो हम फिर प्लान करके काम करते हैं और फिर उस चीज़ जो रिज़ल्ट आया उसे हम इवेल्युएट करते हैं पिछले वाले काम से कि हम कितने फ़ायदे में हैं. नेक्स्ट, वाई प्लान फेल्स. तो प्लान क्यों फेल होते हैं, यहाँ पे मैं दो चार पॉइंट्स आपको बता देता हूँ समझाने के लिए. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग. प्लानिंग के लिए जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होता है, इसलिए प्लान फेल्स होते हैं. इनकरेक्ट पर्सन टू डू प्लान. तो जो पर्सन है जो प्लान कर रहा है वो सही नहीं है, वो प्लान करने के लिए वो आदमी सही नहीं है. लैक ऑफ नॉलेज की कमी. लेस डिवोशन ऑफ टू एग्जीक्यूट प्लान. सो जो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चाहिए डिवोशन वो कम है. फॉल्टी सिस्टम ऑफ वर्क. काम की जो फॉल्टी सिस्टम ऑफ वर्क मीन्स काम जो हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत हो जाना, प्लान के हिसाब से नहीं चलना, तो इसलिए प्लान भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है. और ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो एकदम इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है 5 पॉइंट्स चेक चार्ट्स ऑफ प्लानिंग साइकिल. तो ये सब क्या है, प्लानिंग के जो है वो पूरे डिटेल में हमको बताया है कि क्या क्या प्लानिंग के फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड प्लान. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, टू यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली. जो भी हमारे पास रिसोर्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, देन हमारा जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और जो हमारा
क्या बोलते हैं उसको, पैसे पैसे के जो रिसोर्स होते हैं, डैट इज़ फाइनेंशियल रिसोर्स। तो जो वो जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो जो रिसोर्सेस हैं, तो वो अच्छे से हमें प्रोवाइड होने चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए टू अवॉइड अननेसेसरी डिलेज। तो हमें देरी का काम प्रोसेस चालू ही रखना है, कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स जो है आप उसको जैसे रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। टू कंप्लीट द वर्क विद इन एक्सपेक्टेड टाइम, टाइम को जो वर्क है उसको टाइमली कंप्लीट करना है। टू अचीव ऑल लेवल्स ऑफ डिज़ायर्ड आउटपुट, जो भी हमने आउटपुट सोचा है, जो हम डिज़ायरेबल जो भी आउटपुट्स आएगा शुड बी डिज़ायरेबल। एंड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, ऑफ कोर्स अगर प्लान होगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ इस पेज पे आपको सारे जो पॉइंट्स है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, डैट इज़ आपको एक बार रीड करने पे समझ में आ जाएगा। डैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें इस पेज पे आपको देखने को मिलेगी। और आपको बस दो दो तीन तीन पॉइंट्स जो भी है एग्ज़ाम में, इन सब के बारे में लिखना है। और ये सब एक बार रीड, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है, तो आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके प्लानिंग्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। दैन प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव प्लानिंग। तो इफ़ेक्टिव जो प्लानिंग होती है उसे हम इफ़ेक्टिवली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लान शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स आर सेटिस्फाइड। सो प्लान ऐसे बनाना चाहिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो एकदम सेटिस्फाइड होने चाहिए। Plans and organization objectives should not be different. Short term objectives are satisfied through short term plans, and long term objectives are satisfied थ्रू लॉन्ग टर्म प्लान्स। ये तो अगर हम छोटे अगर छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो काम छोटा है तो हमें प्लानिंग भी उस हिसाब से करनी होगी, और काम बड़ा है तो हमें प्लानिंग भी उस हिसाब से बड़ी प्लानिंग करनी होगी। एफिशिएंसी ऑफ प्लान्स, दैन प्लानिंग प्रेमिसेस, और ये सारे जो पॉइंट्स है वो आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव प्लानिंग। ओके, मैं इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया, और आप एक बार उसे रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसमें सिर्फ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और प्लानिंग क्या होता है वो आप डिटेल में, मैंने आपको प्लानिंग का मीनिंग बता दिया है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप एक बार बस रीड कीजिए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसका मैं डेफिनेशंस में आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग द कंपनीज रिसोर्सेज इन सच अ वे डैट द कंपनी कैन कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग द कंपनीज रिसोर्सेज, दैट जैसे कि कंपनीज के क्या क्या रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये जो रिसोर्सेज हैं उसे सही वे में डायरेक्शन देना, उसे कोऑर्डिनेट करना और सही वे में डायरेक्शन देना इन सच अ वे डैट द कंपनी कैन कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें से जो मतलब ऐसे डायरेक्ट करना है उस चीज़ को, जो रिसोर्सेज हमें उस चीज़ को ऐसे डायरेक्ट करना है कि हमें मुनाफा हो, उसमें कंपनी का मुनाफा हो, उसमें से हमें रिजल्ट मिले। द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, दैट इज़ अगर ह्यूमन तीन चीज़ें हैं, फाइनेंशियल, तो पैसे हमें किस जगह कैसे लगाना है और कितने अमाउंट में लगाना है, तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन करना। और क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, दैट इज़ जो भी एक्टिविटीज़ है हमें उसका जो सही तरह से इस्तेमाल करना है, हमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको सही तरह से परफॉर्म करना है। तो ये सारे आते हैं मीनिंग, जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स, और ये कुछ पॉइंट्स है इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। सो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी, डैट इज़ आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग दिस एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना, असाइनिंग द एक्टिविटीज़ टू मैनेजर्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ टू मैनेजर। अभी जो मैनेजर्स होते हैं वो जो उनको एक्टिविटीज़ सौंपना, असाइन करना। देन अजम्पशंस
इन एजम्पशंस इन ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग में जैसे गाइडलाइंस एंड प्लानिंग्स आर ऑलवेज नेसेसरी फॉर मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गाइडलाइंस और प्लानिंग, मतलब जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, प्लानिंग आर ऑलवेज नेसेसरी, वो हमेशा ज़रूरी होते हैं फॉर मेंबर्स, हर एक मेंबर्स के लिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। इफ़ देर आर नो बाउंड्रीज ऑफ वर्क पीपल में इंटरफेयर इन अदर्स वर्क। अगर वर्क जैसे कोई काम है, दो अलग अलग काम है, तो अगर उस चीज़ में अगर गाइडलाइंस नहीं होगी कि आपको सिर्फ अपना काम करना है, दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी है, तो ऐसे अगर ये गाइडलाइंस वगैरह नहीं होगी तो वर्क क्या होगा, आदमी तो खुद का काम छोड़ के दूसरे के काम में इंटरफेयर करेगा और वो इनडायरेक्टली लॉस करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज़ को। फिर हम आते हैं बेसिक मीन्स टर्म्स इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, दैट इज़ अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, पावर। तो ये जो टर्म्स हैं ये किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है। आइडेंटिफिकेशन, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंट, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ हमें बेनिफिट हो सकता है। प्रॉफिट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इट चैनल्स एक्सपांशन एंड ग्रोथ एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या क्यों ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा लीडिंग डायरेक्टिंग। इट मीन्स दिस फंक्शन असिस्ट इन प्रोवाइडिंग करेक्ट वे ऑफ वर्किंग, दैट इज़ गिविंग डायरेक्शन। हमें जो भी काम है उसे एक डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट है तो वो उसके हिसाब से, वो जैसा बोले उसके हिसाब से काम होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइज़र है, जो अथॉरिटी है, जो हाई टॉप मैनेजमेंट में है, अगर उसने ये स्ट्रेटेजी प्लान किया है कि इस वे में काम होना चाहिए, तो वो मैनेजर को भी जो मैनेजमेंट होते हैं उसको आगे जो सुपरवाइज़र्स है, वर्कर्स हैं, उनको ये डायरेक्शन देना है कि आपको ये काम में ये तरीके में काम करना होगा। एम्प्लॉयज़ विल करेक्ट डायरेक्शन वर्क एफिशिएंटली, डायरेक्टिंग नीड्स गुड्स विजन इन लीडरशिप। और ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि लीडिंग और डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है। आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए, आपको ये 4 to 5 पॉइंट्स आपको बाय हार्ट करने होंगे, आपको याद रखना होगा। और याद रखने की कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको एक बार समझ में आ गया तो एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन। Direction is most effective when the workers are under supervision of manager. Immediate direction is always possible on the spot. अगर जो भी डायरेक्शन हम दे रहे हैं वर्कर को, तो अभी समझिए कोई काम कर रहा है, कोई भी काम जो चल रहा है मशीन पे, वर्कर अगर काम कर रहा है तो वो मैनेजर के देख रेख में होगा। ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, वो मैनेजर उसे बार बार आके चेक करेगा वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, जैसा मैंने जिस हिसाब से प्रोडक्ट बनना चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं। इमीडिएट डायरेक्शन इज़ ऑलवेज पॉसिबल ऑन द स्पॉट। अभी मतलब कभी कभी डायरेक्शन को हम कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर या फिर जो मैनेजमेंट है, सुपरवाइज़र है, तो उसे कुछ ऊपर से ऑर्डर आता है कि थोड़े से हमें इस तरीके में थोड़ा सा जो हमारा काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इसमें ये भी पॉसिबल है कि हमें जो सुपरविज़न कर रहा है वो वर्कर को आगे कभी कभी सडनली या इमीडिएटली वो चेंज कर सकता है डायरेक्शन, और फिर वो कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। लीडरशिप, सो लीडर कैन बेटर डायरेक्ट द टीम अंडर हिम और हर। लीडर कैन इफेक्टिवली डू दिस फंक्शन। तो एक लीडर ही सही से डायरेक्शन देख सकता है कोई भी काम को। मोटिवेशंस, सो डायरेक्शंस रिक्वायर्ड एडिशनल एनर्जी ऑफ मोटिवेशन। तो जो भी डायरेक्शन है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। एंड आफ्टर मोटिवेशन बाय मैनेजमेंट वर्कर विल डेफिनेटली शो एक्शन इन करेक्ट डायरेक्शन।
तो अगर मोटिवेट हम जो मैनेजमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है मोटिवेशन, सो उससे हौसला बढ़ता है हमारे वर्कर्स का, और वो हमें एक पॉजिटिव मैनर में प्रॉफिट कर देते हैं बाय डूइंग द करेक्ट वर्क इन द करेक्ट डायरेक्शन. The communication for effective directing there is necessary to of clear and complete communication. अगर हमें अच्छा डायरेक्शन चाहिए तो हमारे बीच जो जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेट क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए. सो कोऑर्डिनेशन, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स. जब भी हम एक दूसरे को डायरेक्शन दे रहे हैं तो उस समय हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो एकदम प्रॉपरली होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डायरेक्शन लोग जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि हमें करना क्या है, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो अप टू द मार्क नहीं होगा. टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे देना है तो उसकी टेक्निक्स यहाँ पे बोला. कंसल्टेटिव डायरेक्शन, दिस इज़ पॉसिबल बाय कंसल्टिंग डायलॉग्स बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. एक्सपीरियंस स्पीक्स इन सच डायरेक्शन. नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन. हियर सीनियर विदाउट एनी कंसल्टिंग और एनी फीडबैक गिव्स ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट्स. तो जो सीनियर्स होते हैं कोई भी फीडबैक लिए बिना, उनसे पूछे बिना वो उनको डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं किनको, सबऑर्डिनेट्स को, जो या उनके नीचे जो काम करते हैं उनको. फ्री रेन डायरेक्शंस. हियर सबऑर्डिनेट इज़ अलाउड टू एक्सप्रेस हिज और हर्स व्यू. तो यहाँ पे जो फ्री रेन डायरेक्शन है तो इसमें कैसा होता है कि जो नीचे क्रम के जो जैसे वह सुपरवाइज़र हो गए या फिर मैनेजर हो गए, तो उनको अगर टॉप लेवल में, टॉप मैनेजमेंट में अगर कुछ बोलना है वो अपना व्यूज़ रख सकते हैं. वो अपना दे आर अलाउड टू एक्सप्रेस इन देयर व्यूज़ इन दिस फ्री रेन डायरेक्शन. द सीनियर गिव्स द जनरल गाइडलाइंस. तो जो सीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल गाइडलाइंस दे देते हैं. द सबऑर्डिनेट्स हैज़ द फ्रीडम टू हैव सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शन. इट इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ अ डायरेक्शन. मतलब जो भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उनको, उनके पास फ्रीडम रहता है टू जो एक्शन है डेट हैव टू हैव अ सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शंस. तो वो जैसे चाहे वैसे वो एक्शन ले सकते हैं, और ये फ्रीडम एक तरीके का होता है उनके पास. ये इन दिस फ्री रेन डायरेक्शंस, इसलिए नाम दिया गया फ्री रेन डायरेक्शंस. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंस है? सो इट जॉइंट्स द गैप्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट्स. तो जो भी मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट, मैनेजमेंट के नीचे जो काम कर रहे हैं जैसे सुपरवाइज़र्स, वर्कर्स, तो उनके बीच में जो गैप रहती है वो कम कर देते हैं, वो जॉइन कर देते हैं. बिकॉज कम्युनिकेशन फ़्लो एकदम अच्छे से होता है. और जो डायरेक्शन है, अगर जैसे कि अगर डायरेक्शन नहीं मिले तो वर्कर, मैनेजर चाहता कुछ और है और जो वर्कर है वो काम कुछ और करके देगा. सुपरवाइज़र जैसा बोलेगा वैसा काम करके देगा, और सुपरवाइज़र अगर ठीक से मैनेजर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो हमें वर्क बराबर नहीं मिलेगा. इट इज़ नथिंग बट गाइडलाइंस टू जूनियर फ्रॉम सीनियर्स. तो ये क्या है एक्चुअली, ये सिर्फ ये बता रहा है, डायरेक्शन सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो हम सीनियर्स से जो हमें गाइडलाइंस मिलती है उस हिसाब से हमें काम करना है, और दैट इज़ ओनली द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट हम आते हैं हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस. तो जो डायरेक्शन जो हम देते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो हम किस हिसाब से हम आगे वाले को डायरेक्शन देंगे, तो वो सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे. इंटीग्रेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्ट सुपरविजन, पार्टिसिपेंट मैनेजर स्टाइल्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फॉलो थ्रू. तो ये सब जो भी पॉइंट्स है आप उसे रीड कीजिए अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है. बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है. नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग. सो स्टाफिंग मीन्स एवरीथिंग अबाउट पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. जो स्टाफिंग है तो वो स्टाफिंग किसके बारे में बता रहा है? हर वो इंसान के बारे में बता रहा है, इंसान के बारे में बता रहा है, दैट इज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. स्टाफिंग इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ स्टाफिंग, ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ. अगर कोई नया स्टाफ आता है तो उसका सिलेक्शन करना, उसको ट्रेनिंग देना,
प्रमोशन जो है पहले से उन जिनको एक्सपीरियंस्ड हो गया उनका प्रमोशंस करना, जो अच्छा काम करके दे रहे हैं, जो स्टाफ अच्छा काम करके दे रहे हैं उसे प्रमोशंस करना, रिटायरमेंट एग्जिट ऑफ द स्टाफ से स्टाफ डिटेल्स विथ मैन पावर डील्स विथ मैन पावर। सो स्टाफिंग आपको समझ में आ गया। इन शॉर्ट स्टाफिंग क्या है कि जो भी पीपल, जो भी आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बारे में उनके बारे में सब कुछ, डेट इज़ एवरीथिंग अबाउट द पीपल, उनके बारे में सब कुछ, उनका क्या क्या हो रहा है, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है या फिर उनका जो अगर समझिए कोई रिटायर्ड हो गया है तो उसे उसका कोई रिटायरमेंट हो रहा है किसी का, फिर कोई प्रमोट हो रहा है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई न्यू स्टाफ ज्वाइन कर रहा है, तो ये सब होता है स्टाफिंग में। दिस ऑल इंक्लूड्स इन द स्टाफिंग। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है एंड फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, तो मैं इधर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो मैन पावर प्लानिंग, ड्यू टू स्टाफिंग वी कैन प्लान द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो स्टाफिंग की वजह से जो मैन पावर, वी कैन प्लान द मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर हम छोटा प्लानिंग करना है या बड़ा प्लानिंग कुछ करना है अगर ऑर्गेनाइजेशन के, तो इस स्टाफिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। बिकॉज़ जो भी पीपल उसमें काम करते हैं, तो जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी होगी। अगर बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ बड़ी प्लानिंग उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका डेवलपमेंट हो। फिक्सिंग द एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स, इट इन्वॉल्व जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्पेसिफिक जॉब्स। सो फिक्सिंग द जॉब स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें काम कर रहे हैं उनको परमानेंटली फिक्स करना है। उनको एक जो भी है जॉब डिस्क्रिप्शन, उस हिसाब से कि आपका ये काम है, आपको बस यही काम करना है, तो उस हिसाब से इस जो स्टाफिंग है ये इसमें आता है। फंक्शंस जो होते हैं स्टाफिंग पे वो उसमें आता है। सोर्स, इट इज़ द कंसर्न विद द मेथड बाय विच द एम्प्लॉयज़ आर सिलेक्टेड। सो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि अभी सोर्स है, तो द सोर्स में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो सोर्स है वो किससे कंसर्न करना है, विद द मेथड बाय विच द एम्प्लॉयज़ आर सिलेक्टेड। तो एम्प्लॉयज़, अगर सपोज एक कंपनी में एक एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है अभी और उसके पास क्या स्किल है, तो उस हिसाब से उसको सोर्स दिया जाएगा। उस हिसाब से उसको काम दिया। अगर वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब वो अगर नए नए मशीन्स बना सकते हैं तो इस हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। उस हिसाब से उसकी स्टाफिंग होगी, डैट इज़ उस स्टाफ में उस जो मशीन्स डिज़ाइनिंग का जो स्टाफ है उसमें उसको काम करने के लिए बोला जाएगा। और ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फंक्शंस है अपने स्टाफिंग के। देन कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी जो है वो, जो बॉस है वो एक जो एम्प्लॉय है उसे कंट्रोल कर रहा है। तो आपको इनडायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि कंट्रोलिंग क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक रीड आउट करके एक ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इट इज़ लाइक अ ब्रेक सिस्टम ऑफ इन ऑटोमोबाइल बट द मेन पर्पज़ इज़ टू अवॉइड डेविएशन इन वर्क। मतलब कि क्या कि अभी हम कार चलाते हैं, जैसे कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, जो भी है व्हीकल है, ऑटोमोबाइल है, वो हम चलाते हैं अगर, तो उसमें जो ब्रेकिंग अगर ब्रेक कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कार पे, हमारा कार पे कंट्रोल है। मतलब हम जब चाहे हम ब्रेक दबा सकते हैं, जब चाहे हम उसे रिलीज़ कर सकते हैं, कार को चला सकते हैं, और जब चाहे हम उसे रोक सकते हैं विद द यूज़ ऑफ द ब्रेक। तो हम क्या कर रहे हैं, कार पे कंट्रोल कर रहे हैं। समथिंग लाइक डैट ये भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि मेन पर्पस क्या होता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि हमें जो डेविएशन जो काम में देखने को मिलता है, जैसे काम में वेरी जो अगर दूसरे अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें वहाँ पे जाने नहीं देना चाहिए। मैनेजमेंट का जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट पे और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। It helps to control extra efforts, wastage of resources by various methods of checking and correcting.
तो जैसे कि जो आइडेंटिफाई करने आते हैं, जो चेक करने आते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्कर्स काम करते करते हैं, वो जो उनका जो पहले पहले तो प्रोडक्ट है वो बहुत एक्यूरेट बनता है, बट धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, उसमें डेविएशन आने लगते हैं। तो इसके वजह से जो भी जो चेक करने के लिए आते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बना है, फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र और मैनेजर्स, तो वो चेक करने के लिए अगर आते हैं तो वो चेक रेगुलरली करने चाहिए। तो ही हमारा क्या होगा कि जो कंट्रोल है, अगर कुछ गलत बन रहा है या फिर प्रोडक्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, तो उनका कंट्रोल उस चीज़ पे रहना चाहिए कि हाँ, फिर वो उनको डायरेक्शन देगी कि आप थोड़ा सा अपने जो प्रोडक्ट है उससे थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, भटक रहे हैं, और इसके वजह से हमारा प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, तो आप इस हिसाब से काम कीजिए। और काम फिर जब अगर वो सुपरवाइज़र उसे प्रॉपरली समझा के जाएगा कि कैसे काम करना है, तो वो उस डायरेक्शन में काम करेगा और हमें आउटपुट जो है वो अच्छे से मिलेगा। तो इसीलिए जो कंट्रोलिंग इसे कहते हैं कि जो सुपरवाइज़र ने वर्कर को अपने कंट्रोल में रखा है कि आपको मेरे हिसाब से काम करना होगा। Controlling functions primarily needs standards, objectives and goals. It decides the criteria of performance. और ये कुछ पॉइंट्स है इसमें कंट्रोलिंग में, तो आपको जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। ये सब जो आप है वो रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्लानिंग और कंट्रोल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, जो हमने प्लानिंग पहले पढ़ा और फिर अब कंट्रोलिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है क्या है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में कि जैसे हम कुछ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा हुआ न्यू प्लान्स। तो न्यू प्लान्स जैसे हमने प्लान किया, फिर उसको प्लानिंग प्रोसेस में डाला, फिर प्लानिंग से वो जा रहा है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान्स। दैट इज़ जो भी हमने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको कंट्रोल में करना, कंट्रोलिंग। डैट इज़ हमें वो जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो काम जो है वो प्रॉपरली हो, इसलिए हम वो कंट्रोलिंग में डालते हैं, डैट इज़ कंट्रोलिंग में आ जाएगा। और नो अनडिज़ायरेबल डेविएशन फ्रॉम द प्लान्स, मतलब अगर उसका डेविएशन में अगर वो जो कंट्रोल प्रॉपरली जो वर्क है वो हो रहा है, कंट्रोल में है, एक्यूरेट वर्क हमें मिल रहा है जैसे हमें चाहिए, डिज़ायरेबल वर्क मिल रहा है, तो हमें उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कुछ अनडिज़ायरेबल डेविएशंस आते हैं, जैसे कि हमको जैसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए वैसा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमें उसे वापस एक्शन में लेना होगा, करेक्टिव एक्शंस में, और फिर हमें प्लान करके फिर से उस प्रोसेस को वापस दोहराना होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। अब एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, देन टेक्निक्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शंस। ये कुछ पॉइंट्स है इजी बहुत ही छोटे और इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, तो आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जस्ट एक मैंने जो टॉप कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो आपको एक मैंने अच्छे से समझा दिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप इसे एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग। सो प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो टाइप्स है प्लानिंग, जो प्लानिंग कर रहे थे अभी तक, हम जो प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। डैट इज़ नेचर ऑफ प्लानिंग, ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यूज़। तो ये जो बीच बीच में पॉइंट्स है, डैट इज़ फॉर्मल प्लानिंग, इनफॉर्मल प्लानिंग, फिर ड्यूरेशन प्लानिंग में दिया गया है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म, ये आगे एक्सप्लेन किए गए, ये मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँगा। नेचर ऑफ प्लानिंग, फॉर्मल प्लानिंग, दैट इज़ फॉर्मल प्लानिंग इज़ फॉर्मल व्हेन इट इज़ रिड्यूस्ड टू राइटिंग। अगर फॉर्मल प्लानिंग किसे कहते हैं, जैसे कि हम कोई अगर बड़ा मैनेजमेंट कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, हर चीज़ जो अगर बड़ा प्लान करते हैं तो हर चीज़ ध्यान में नहीं रहती है, तो कुछ बातें छूट ना जाए इसलिए हम उसे क्या करते हैं, लिख के रख देते हैं, या फिर फॉर्मल। तो जो भी चीज़ हम लिख के रखते हैं, प्लान जो भी करते हैं हम लिख के करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल प्लानिंग इज़ वन विच इज़ नॉट इन राइटिंग। तो जो भी अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, अगर छोटे टर्म्स के लिए प्लान कर रहे हैं, छोटे टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम ध्यान में भी रख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल प्लानिंग।
नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग में, दैट इज़ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड दो दो पॉइंट्स है इसमें, दैट इज़ शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये क्या होते हैं ये मैं बता दूँ। शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज़ द प्लानिंग विच कवर्स लेस देन 2 years। अगर 2 साल तक का या फिर दो साल या फिर 2 से कम साल कम जो टाइम है उसके लिए हमको अगर प्लानिंग करना है तो हमें उसके हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इट मस्ट बी फॉर्मुलेटेड इन मैनर कंसिस्टिंग विद लॉन्ग टर्म प्लान, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टैक्टिकल प्लानिंग। तो इसे हम दूसरा नाम दिया डेट इज़ टैक्टिकल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग आर कंसर्न विद इमीडिएट फ्यूचर, इट टेक्स इनटू अकाउंट द अवेलेबल रिसोर्सेज ओनली एंड इट कंसर्न विद द करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब जो भी काम है वो हमें इमीडिएट करना है। मतलब अगर हम कोई भी अगर प्रोडक्ट है हमें बनाना है तो हम तुरंत माल मंगाएंगे और फिर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने पहले से स्टोरेज में रखा हुआ है, हमारे पास प्री प्लानिंग है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है इसमें ऐसे काम होता है। लॉन्ग टर्म, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए वो आपको आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है कि अगर हमें 5 साल से 15 साल तक की प्लानिंग करनी है कि हमें आगे के 5 साल से 15 साल के बीच में क्या करना है, तो आगे 5 साल हमें क्या करना है या 10 साल हमें क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, उसकी प्लानिंग अगर करनी है तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस जो भी अगर हम लंबे लंबे जो प्लान करते हैं, जैसे अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे वर्कर्स है, तो हमें 5 से 10 साल के बीच में या फिर 15 साल के बीच तक का भी हमें सोचना पड़ता है कि हमें नेक्स्ट 15 years हम क्या करने वाले हैं, हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए, रीड इट आउट। एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर थर्ड है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग is the process of determining overall objectives of the organization and the policies and strategy adapted to achieve those objectives। तो क्या होता है स्ट्रेटेजी प्लानिंग, क्या होता है कि हमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर ओवरऑल एक थिंकिंग करना, उससे एक स्ट्रेटेजी और पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज़ है उसके ऊपर ओवरऑल थिंकिंग करना और उसके ऊपर से हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना, डैट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इट इज़ कंडक्टेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये कौन कंडक्ट करता है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, दैट इज CEO होता है कंपनी का। जैसे आपने MD होता है, हाँ, GM होता है। तो ये सब जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट प्लानिंग। इंटरमीडिएट प्लानिंग कवर्स टाइम फ्रेम्स ऑफ अबाउट 6 months to 2 years and in competitive by middle management, contemplated by middle management, which includes functional managers, department heads and product line managers। तो इंटरमीडिएट प्लानिंग कौन करता है? आपको यहाँ पे जैसे दिया गया है कि जो मिडल मैनेजमेंट में होता है, जैसे कि मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड होते हैं, HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, फिर प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। तो वो सारे वो सब क्या करते हैं, ये जो इंटरमीडिएट प्लानिंग है उसकी प्लानिंग वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग। सो जो प्लानिंग है वो ऑपरेशनल कैसे हो, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, सॉरी, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है वो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कि ऑपरेशनल प्लानिंग डील्स विथ ओनली करंट एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ हमारी जो करेंटली हो रही है तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आती है। इट कीप्स द बिजनेस रनिंग, दिस प्लान्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर मैनेजमेंट एंड आर कंडक्टेड बाय यूनिट सुपरवाइजर्स, फोरमैन एक्सेट्रा। जो भी कंपनी में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपरवाइज़र है तो वो क्या कंडक्ट करेगा इस ऑपरेशनल प्लानिंग को, कि अगर ऊपर से मैनेजर्स का कोई ऑर्डर आया कि आपको इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है तो इमीडिएटली वो एक्शन लेगा, करंट जो भी ऑपरेशंस है वो अप्लाई कर देगा और उस हिसाब से कुछ टाइम के लिए वो काम करेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज अ ऑपरेशनल प्लानिंग। फिर यूज़ एक पार्ट है उसका, दैट इज़ अ स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान इज़ वन विच इज़ डिज़ाइन टू यूज़ ओवर एंड ओवर अगेन। दैट इज़ जो एक प्लान, एक ऐसा प्लान जिसे हम डिज़ाइन करते हैं, जिसे हम बनाते हैं
ना, ताकि वो बार बार वही चीज़ पे काम करे, बार बार उसका यूज़ हो सके। तो स्टैंडिंग प्लान उसे हम कहते हैं। सिंगल यूज़ प्लान, सिंगल यूज़ प्लान किसे कहते हैं कि अगर समझिए कोई भी एक पर्टिकुलर अलग, हाँ, हम एक ऐसे डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे सिंगल यूज़ प्लान। उसमें क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक पर्टिकुलर प्लानिंग होती है और उस हिसाब से काम करना होता है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है और उसे हम कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान। नाउ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड टैक्टिकल प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। दैट इज़ it decides the major goals and policies of allocations of resources to achieve these goals, and it decides the detailed use of resources for achieving each goal. Now it is done at higher level of management, it is done at lower level of management, जैसे कि मैंने पहले बताया। Now it is long term, it is short term, it is more uncertain, it is less uncertain, it is less detailed, it is more detailed। तो आपको ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया है, और आप जैसे इसको रीड आउट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट है आपके पास स्टेप्स इन प्लानिंग। सो प्लानिंग जो हम करते हैं उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। एस्टेब्लिश गोल, जो भी हमने गोल हमको जो भी गोल अचीव करने हैं उसे हम पहले सोच लेंगे कि पहले हमको कहाँ पहुँचना है, उसे एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज। तो जो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपरली है कि नहीं, वो उतने नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में या क्वालिटी में है या नहीं, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। एस्टेब्लिश गोल रिलेटेड टास्क, जो भी गोल है, गोल टास्क है, तो उस पर हमको क्या करना है कि जो भी गोल है तो उसके रिलेटेड हमको काम करना है, हमको जो भी टास्क है उसके रिलेटेड ही होने चाहिए और उसे हमें एस्टेब्लिश करना है। प्रायोरिटाइज गोल्स एंड टास्क, जैसे जो भी टास्क रहेगा, जैसे कि कोई काम, एक गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम कुछ टास्क दिए हुए हैं, कुछ टास्क हमको मिले हैं, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसे हम पहले प्रायोरिटी देंगे और उसको पहले करेंगे। तो उसे हम कहते हैं प्रायोरिटाइज गोल्स एंड टास्क। क्रिएट असाइनमेंट्स एंड टाइमलाइंस, मतलब हमें जो भी गोल अचीव करना है तो वो इतने टाइम में हो जाना चाहिए। जो भी है वो सारे वर्कर्स को असाइन कर देना है कि आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है और इस टाइम में आपको बताना है करके ये काम ख़त्म करना है। एस्टैब्लिश इवैल्यूएशन मेथड, मतलब जो एस्टैब्लिश इवैल्यूएशन मेथड का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी काम देते हैं वर्कर को, तो समझिए कि एक महीने को उसको टाइम दे दिए और हमने पिछले महीने जितना काम हुआ था उससे इस मंथ में हमें मतलब हमें कितना इवैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, हमें कितना चेंजेस देखने, प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, वो हम इसमें एस्टैब्लिश इवैल्यूएशन मेथड में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है, डेट इज़ आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सो जो भी हम काम कर रहे हैं गोल, तो अगर सपोज़ कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम प्लान तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं बट उसे एग्जीक्यूट जब करते हैं तब वो सक्सेस नहीं हो पाता वो प्लान, तो हमें एक अल्टरनेटिव एक्शन सोचना चाहिए, हमें उसके बारे अल्टरनेटिव प्लान्स होने चाहिए हमारे पास कि अगर वो काम जो हमने पहले जो प्लान किया था वो अगर सक्सेस नहीं होगा तो उसके अल्टरनेटिव एक दूसरा प्लान होता है तो उसे हम एग्जीक्यूट कर सकें और दैट विल बी सक्सेसफुल। और तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है। मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज़ हमारा पोर्शन काफ़ी पीछे रह गया है। मैंने भी अभी बस 1 वीक हुआ है मैंने ज्वाइन किया है, नॉट 1 वीक ऑल्सो, 5 डेज़ ओनली। तो मुझे फटाफट पोर्शन थोड़ा सा कंप्लीट करना है, तो मुझे आप लोगों का साथ लगेगा, थोड़ा सा आपको भी रीड आउट करना होगा। कोई चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कीजिए और बता सकते हैं उसमें कि सर हमको ये चीज़ें, मैं कमेंट वैसे पढ़ता नहीं हूँ बट मैं जस्ट उसमें अगर लुक आउट कर लूँगा कि किसी का आपका मैसेज आया है कि कुछ इस टॉपिक पे नहीं समझा, आप दोबारा बताइए या दोबारा, सो आई विल एक्सप्लेन इन अगेन। एंड और आपको क्या होगा इसमें
जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, बिकॉज़ मैं एकदम जो निराली प्रकाशन है वो बुक यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। सो तो क्या आपको जो भी पढ़ने में है वो आसानी होगी। थैंक यू। आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैनेजमेंट का जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।